Hey everyone, welcome to a brand new episode of Mr. Footy Curious। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे ओसिमेन सागा की। बहुत ही खतरनाक सागा है, थोड़े से मैचेस की और इस इंटरनेशनल ब्रेक के बाद क्या आने वाला है उसकी और कुछ न्यूज़ की। तो चलो, बहुत सारी बातें करनी है, स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। हे गाइस, वेलकम बैक। बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारी न्यूज़ आई है। ट्रांसफर विंडो अभी टेक्निकली ख़त्म नहीं हुई है तो उसकी भी बात करनी है, और फिर कुछ मैचेस की बात करेंगे, और 2 हफ्ते का जो इंटरनेशनल ब्रेक है इसके बाद क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं टीम से, वो बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं कुछ ट्रांसफर्स की जो अब हो रहे हैं लेट। तो सबसे पहले बात करेंगे ओसिमेन की, जिसको अब सरप्राइजिंग मूव मिल गया है टू गैलेटासराय। तो जब ओसिमेन का ये ट्रांसफर टूटा था लास्ट डे, सबको याद है क्या हुआ था। चेल्सी, अल अहली सब पीछे थे उसके, लेकिन वो कहीं नहीं गए। और उसके बाद न्यूज़ ये आती है कि क्योंकि टर्किश मार्केट खुली हुई है तो वो अब चले गए हैं गैलेटासराय, जो कि सरप्राइजिंग लगा सबको, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इसी चीज़ के लिए मना कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, क्या हो रहा था कुछ पता नहीं। लेकिन सागा आप जानते ही हो कैसी चल रही थी। पहले नापोली और ओसिमेन की बीच में लड़ाई हो गई थी, फिर उसके बाद ओसिमेन ने मना कर दिया था नापोली में खेलने के लिए। फिर उसके बाद नापोली ने ट्रांसफर विंडो के स्टार्टिंग में अपना प्राइस मांगा था, जो कि बहुत ही हाई था, 130 मिलियन के आसपास। कोई नहीं देना चाह रहा था ओसिमेन का वो प्राइस, क्योंकि उनकी इंजरी रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा खतरनाक है और उनका गोल स्कोरिंग एक ही सीजन रहा है, इसलिए कोई नहीं देना चाह रहा था इतना ज़्यादा प्राइस। फिर सडनली जैसे जैसे मार्केट का टाइम आगे बढ़ा तो पीएसजी सामने आई। पीएसजी ने शर्तें रखी, लेकिन पीएसजी के साथ डील फाइनलाइज नहीं हो पाई। ऑल्दो पर्सनल टर्म्स एग्री हो गए थे, लेकिन फिर भी नहीं हो पाई। उसके बाद जैसे ही ट्रांसफर मार्केट खत्म होने लगी और कॉन्टे दूसरे प्लेयर्स मांगने लगे, वैसे ही नापोली को लगा यार हमने बहुत सारे प्लेयर्स तो खरीद लिए हैं, अब ओसिमेन को भी बेचना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए बुक्स को। तो उन्होंने सडनली अल अहली की बिड आई और उसे एक्सेप्ट कर लिया। चेल्सी भी बैकग्राउंड में थी, चेल्सी भी सामने आई और चेल्सी ने भी उन्हें कन्विंस करने की बहुत कोशिश करी। अल अहली की बिड बड़ी अच्छी थी, सारे टर्म्स उसमें अग्रीड थे, नापोली के साथ भी अग्रीड थे, लेकिन ओसिमेन ने अपनी ग्रीन लाइट नहीं दी थी, क्योंकि वो चाहते थे कि प्रीमियर लीग जैसी लीग में वो खेले। इसीलिए वो चेल्सी का सुनते रहे, समझते रहे, चेल्सी से बिड्स देखते रहे, और इवेंचुअली उनको दोनों जगह से ही हाथ धोना पड़ा, क्योंकि अल अहली ने ले लिया इवेंचुअली आइवन टोनी को, और चेल्सी की जो सैलरी थी, सैलरी स्ट्रक्चर था, वो उन्हें पसंद नहीं आया, उन्होंने चेल्सी को मना कर दिया। उसके बाद ओसिमेन, जब ट्रांसफर डेडलाइन खत्म हो गई मोस्ट लीग्स की, ओसिमेन को नापोली ने बोल दिया कि वो स्क्वाड में नहीं है, और ओसिमेन फिर ढूंढने लगे। और फिर खबर आती है कि उन्होंने अपने एजेंट से कट ऑफ कर लिया है, एजेंट को हटा दिया है और अपने लिए खुद डील गैलेटासराय कर ली है, लोन डील, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो फिर वो 6 महीने के लिए नहीं खेल पाते। तो अब वो चले गए हैं गैलेटासराय, जो कि एक बहुत ही स्ट्रेंज मूव है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा क्यों है, लेकिन कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है, उनके कैंप से हुई है या कहीं से ऐसा हुआ है जिसकी वजह से उन्हें एक बड़ा मूव नहीं मिला। क्योंकि सबको लास्ट डे ऐसा लग रहा था कि वो चेल्सी आएंगे, और चेल्सी के फैंस भी बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो गए थे कि वो आएंगे, लेकिन ये सब नहीं हुआ। और अब उन्होंने गैलेटासराय ज्वाइन कर लिया है, जो कि एक बहुत ही अग्रेसिव क्लब है, उनके बड़े ज़बरदस्त सपोर्टर हैं, फेनेरबाचे से उनकी बहुत बड़ी कंपटीशन है, और एज अ स्ट्राइकर उन्होंने इस सीजन के लिए ज्वाइन कर लिया है, सीजन लॉन्ग लोन। बाय द वे उन्होंने नया कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया है, जिसमें एक मिडिल ऑफ द सीजन को तोड़ने का भी कॉन्ट्रैक्ट है। उनकी फीस भी लोअर कर दी गई है बहुत ज़्यादा। तो देखना पड़ेगा आपकी क्या वो सीज़न पूरा करके जाते हैं गैलेटासराय में, या फिर वो मिडिल ऑफ द सीज़न चले जाते हैं। लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग साइनिंग है ये, बहुत बड़ी साइनिंग है फॉर टर्किश सुपर लीग, और गैलेटासराय के लिए भी बहुत बड़ी साइनिंग है। आफ्टर टर्किश सुपर लीग ने फेनेरबाचे ने जोसे मौरिन्यो को हायर किया था गैलेटासराय को हराने के लिए और लीग जीतने के लिए। अब गैलेटासराय ने हायर कर लिया है ओसिमेन को
और दोनों में अब कड़ा मुकाबला होने वाला है। स्पेशली जो वहाँ का ये जो मैच होगा वो बहुत ही कड़ा होने वाला है, जहाँ पे जोसे मourinho की टैक्टिक्स वर्सेस गैलाटासराय की जो अटैक है उसको जोसे मourinho के जो टैक्टिक्स है उनके साथ कंपेयर किया जाएगा और देखा जाएगा कि क्या गैलाटासराय की जो प्लेयर्स हैं ओसिमेन है ये कमाल कर देते हैं या फिर जोसे मourinho फेनेrbahce को कुछ आगे जिता पाते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार टर्किश सुपर लीग होने वाला है और जोसे मourinho और ओसिमेन के आने के बाद बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है। तो क्या आपको लगता है ओसिमेन सक्सेसफुल होंगे वहाँ पर? क्या आपको लगता है कि वो मिडल ऑफ द ट्रांसफर विंडो में चले जाएंगे, यानी जनवरी में चले जाएंगे, या फिर वो सीजन लोन पूरा करके जाएंगे? क्या लगता है आपको, चेल्सी आएगी उनके लिए दोबारा? कोई और बड़ी टीम आ सकती है क्योंकि उनका प्राइस लोअर हो गया है? क्या ये सब आपको लग रहा है इनमें से कुछ सच होगा? मेरी बात माने तो मैं अगर अपना ओपिनियन दूं तो मेरे हिसाब से अगर उनके लिए कोई बड़ी टीम आई, आई थिंक वो जनवरी में ही अपना मूव ले लेंगे और वो किसी बड़ी टीम में मूव कर जाएंगे। लेकिन देखना है कि क्या वो सीजन लोन पूरे सीजन जो लॉन्ग लोन है उस पर रहते हैं या फिर वो मिडल ऑफ द ट्रांसफर विंडो में चले जाते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये एक बैटल और एक ये मज़ेदार कहानी बन गई है जिसके ऊपर हम अपने दूसरे वीडियो में बात करेंगे कि पूरे डिटेल में क्या हुआ। बट बहुत ही स्ट्रेंज और बहुत ही लंबी सागा थी जो फाइनली अभी के लिए तो फिलहाल के लिए सेटल हो गई है। तो विक्टर ओसिमेन तो चले गए गैलाटासराय, उसके बाद एक प्लेयर चले गए हैं फेनेrbahce। ये लोग बहुत हायर कर रहे हैं, बहुत जोसे मourinho के आने के बाद बहुत ही ज़्यादा हायरिंग हो रही है और टर्किश लीग में बहुत खतरनाक प्लेयर जा रहे हैं। कैसेमीरो का नाम सामने आ गया है जिनको बहुत ही फ्लैग सुनने को मिला था इस वीक के परफॉर्मेंस में, वो चले गए हैं फेनेrbahce और वो अब जोसे मourinho की टीम में खेलेंगे। और जोसे मourinho भी ऐसे प्लेयर्स को ले रहे हैं जिनकी कोई वैल्यू, जिनका कोई मतलब यूज़ नहीं बचा है स्पेशली इन देयर टीम, और वहाँ पे उन प्लेयर्स को लेके वो फेनेrbahce को एक बहुत ज़बरदस्त कंपटीशन में आना चाहते हैं और गैलाटासराय को हराना चाहते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मूव है ये भी कैसेमीरो के लिए, फेनेrbahce के लिए। क्या वो गैलाटासराय से compete कर पाएंगे ये तो अभी देखने को मिलेगा, बट बहुत ही मज़ेदार कंपटीशन रहने वाला है कि ओसिमेन चले गए हैं, ये कैसेमीरो चले गए हैं, और ये भी देखना है कि और कौन सी हाई प्रोफाइल साइनिंग जा सकती हैं। और कुछ लोगों का भी नाम आ रहा है, वी विल डिस्कस जब वो चले जाएंगे। बट इंटरेस्टिंग फॉर टर्किश लीग क्योंकि इनकी जो सुपर लीग है ना वो इस बार बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, मज़ा आने वाला है देखने के लिए और बहुत लोगों की उस पर नज़र रहेगी बिकॉज ऑफ जोसे मourinho, बिकॉज ऑफ अ साइनिंग लाइक विक्टर ओसिमेन। तो विक्टर ओसिमेन कैसा करेंगे, कैसे खेलेंगे, ये तो देखना ज़रूरी है। क्या वो अपने इंजरी रिकॉर्ड को कायम रख पाएंगे, इंजरी रिकॉर्ड को तोड़ पाएंगे, क्योंकि वो हर सीज़न में इंजर्ड भी रहे हैं। तो वी हैव टू सी कि वो कैसा परफॉर्म करते हैं वहाँ पर और कितनी ज़्यादा गैलाटासराय को स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे ले आ सकते हैं या फिर जोसे मourinho उनकी टीम पे पानी फेर देंगे। वो सब अब देखना ज़रूरी है और टर्किश सुपर लीग में बहुत ही ज़्यादा मज़े आने वाले हैं। तो ये थी कुछ ट्रांसफर स्टोरीज जो निकल के आई हैं। अभी ट्रांसफर विंडो तो ख़त्म हो चुकी है और बहुत सारे ट्रांसफर्स हो चुके हैं। मैं टॉप 5 ट्रांसफर्स की भी बात करूंगा, बट दैट वुड बी इन आर मिस्टर फुटी स्टोरी वाले वीडियो में होगा, मिस्टर फुटी 101 वाले वीडियो में होगा। बट यहाँ तो मैं अभी आपको सिर्फ ट्रांसफर्स की बात कर रहा हूँ और इसके बाद मैं आपको स्ट्रेट लेके जा रहा हूँ और हम बात करेंगे कि लास्ट वीक में इंपॉर्टेंट मैचेस में क्या हुआ और आफ्टर दिस इंटरनेशनल ब्रेक क्या हो सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मैचेस का जो हुए थे। न्यूकासल ने स्पर्स को हरा दिया, बहुत ही स्ट्रेंज था। मैंने अपनी प्रेडिक्शन में कहा था स्पर्स जीतेगी, ऑल्दो स्पर्स अच्छा खेली थी बट उनके पास किलर इंस्टिंक्ट नहीं था और इसी की वजह से न्यूकासल ने उनको हरा दिया। न्यूकासल लुक्ड इन द एंड द बेटर टीम और वो ज़्यादा कंपोज होकर खेल रही थी एंड दे हैड मोर रेजिलियंस। इसी की वजह से उन्होंने स्पर्स को हराया। ऑल्दो स्पर्स वर बेटर इन देयर अटैकिंग पैटर्न्स, लेकिन जो न्यूकासल है उनका जो रेजिलियंस है, उनका जो स्ट्रेंथ है, उनकी जो फिजिकल पावर है उनके प्लेयर्स में, उन्होंने उन्हें ले गया आगे और उसी रेजिलियंस स्ट्रेंथ की वजह से वो ये मैच जीत गए। उसके अलावा
आर्सेनल का भी मैच हुआ था, चेल्सी का भी मैच हुआ था। आर्सेनल का मैच ड्रॉ हो गया जो उनके लिए बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था। उसका जो मेन जो टॉकिंग पॉइंट था वो था रेड कार्ड जो टेक्लन राइस को मिला, जो कि एक टेक्निकली रेड कार्ड नहीं था जब मैंने देखा था। तो हो गया, फुटबॉल में होता है कभी कभी, और इसी की वजह से आर्सेनल ने मतलब आर्सेनल 10 मैन हो गया था और उसके बाद आर्सेनल को ये मैच ड्रॉ करना पड़ा, विच वॉज नॉट अ गुड फीलिंग इन आर्सेनल बिकॉज मैन सिटी कीप्स ऑन विनिंग। और ये जो पॉइंट्स लॉस करना है, लूज करना है, ये आर्सेनल के लिए बाद में भारी पड़ सकता है। तो क्रुशियल 3 पॉइंट्स उनके मतलब नहीं मिले, उनको सिर्फ एक ही पॉइंट मिला और ये मैच उनके लिए डिसअपॉइंटिंगली ड्रॉ हो गया। आर्सेनल अपने फ्लूइड मोशन में नहीं था इस मैच में, और अभी तक जितना भी लीग हुआ है उसमें आर्सेनल लग भी नहीं रहा है अपने फ्लूइड मोशन में। तो लेट्स सी कि आर्सेनल कैसे अपने आप को प्रोग्रेस करता है, क्योंकि उनका एक और कंपेरेटर निकल के आ रहा है जो कि बहुत अच्छा कर रहा है लीग में और मैन सिटी के साथ 3 मैच जीत के बैठा है, वो है लिवरपूल। लिवरपूल की फिर से एक सॉलिड परफॉर्मेंस रही, उन्होंने बहुत ही अच्छा खेला। मोहम्मद साला फुल फॉर्म में लग रहे हैं और आर्ने स्लॉट ने आके अपना छाप जमा लिया है ऑन द प्रीमियर लीग। तो लिवरपूल के लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा, अ ब्रिलियंट रिजल्ट फॉर लिवरपूल। लिवरपूल ने 3 मैचेस जीत लिए हैं और आगे पता नहीं क्या होगा, लेकिन अभी लिवरपूल टो टू टो चल रही है मैन सिटी के, जो ऑफ कोर्स अपने सारे मैच जीत गई है इजीली। तो मैन सिटी और लिवरपूल अपने अपने मैच जीत गई, टो टू टो चल रहे हैं, मैन सिटी लीडिंग द पैक एज एक्सपेक्टेड। और एक टीम और है जिनका ये वीकेंड बिल्कुल ही खराब गया, वो है चेल्सी, जिनका मैच ड्रॉ गया। और दो उन्होंने डोमिनेट किया फर्स्ट हाफ स्पेशली, वो अच्छा खेले, लेकिन सेकेंड हाफ में क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी गिर गई, इसी की वजह से क्रिस्टल पैलेस किसी तरीके से टिकी रही और उन्होंने ये मैच ड्रॉ कर दिया। इट वॉज एक्सपेक्टेड कि चेल्सी वुड विन दिस मैच, बट चेल्सी की जो फिनिशिंग थी वो ऑन पॉइंट नहीं थी। उन्होंने चांसेस क्रिएट किए बट उन्हें कन्वर्ट नहीं किया, इसी की वजह से वो हार गए और चेल्सी के लिए ये मैच ड्रॉ रहा, जहां से वो 3 पॉइंट ले सकते थे, वहां उन्हें एक ही पॉइंट मिला और अगेन उनके लिए डिसअपॉइंटिंग रहा बिकॉज दे वर एक्सपेक्टेड टू विन एंड दे नीड टू विन ऑल दीज मैचेस अगर उन्हें चैंपियंस लीग करनी है। तो चेल्सी आर्सेनल के लिए मिक्स वीकेंड रहा, लिवरपूल मैन सिटी के लिए बहुत ही अच्छा वीकेंड रहा और स्पर्स के लिए बहुत ही पुअर वीकेंड रहा। उसके अलावा जो सबसे बड़ा मैच था, जैसे मैं लिवरपूल की बात कर रहा था, तो लिवरपूल के लिए बहुत ही ज़बरदस्त बड़ा मैच था इस बार के लिए। तो लिवरपूल के लिवरपूल ये मैच जीता, लेकिन किससे जीता मैंने बात नहीं करी थी। लिवरपूल वन बाय बीटिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड। बहुत बड़ा मेन मैच था, मेन अट्रैक्शन था इस वीक का, और लिवरपूल ने बहुत ही अच्छा खेला, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दी और मैन यूनाइटेड को बहुत ही बुरी तरीके से हरा दिया। बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस रही कैसेमीरो की, और उसी की वजह से उनको फेनेरबाचे जाना पड़ा, जैसे मैंने बात करी थी। और ओवरऑल मैनचेस्टर यूनाइटेड वर रियली बैड और दे वर आउटप्लेड इन द मिडफील्ड। और सबसे आसान चीज़, सबसे ख़राब चीज़ ये लगी कि लिवरपूल के लिए बहुत ही ईजी था ये मैच। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने ज़्यादा कुछ किया नहीं, ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए, और लिवरपूल बाय द वे दे वर नॉट एट देयर बेस्ट बट दे स्टिल वन वेरी इजीली। और ये स्कोर लाइन और भी ख़राब हो सकती थी क्योंकि लिवरपूल ने काफ़ी सारी चांसेस भी मिस की। तो इट वॉज अ सैड डे फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड विच वर एक्सपेक्टेड टू डू वेल, बट लिवरपूल ने उनको दिखा दिया कि अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड बहुत पीछे है और उन्हें अगर प्रोग्रेस करना है तो बहुत ही अच्छा करना है, बहुत ही जल्दी करना है और बहुत सारी चीज़ों में करना है। सो इट वॉज अ बैड सिचुएशन फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, जो कि ये मैच हार के बहुत ही पीछे हो गए हैं। और इट वॉज अ फैंटास्टिक वीकेंड फॉर लिवरपूल, जिन्होंने 3 मैच जीत के, जैसे कि मैंने पहले कहा था, मैन सिटी के बराबरी कर दी है। सो ये था वीकेंड अभी तक का, जितने भी अभी मैचेस हुए थे। अब हो गई है इंटरनेशनल ब्रेक, और आगे क्या होने वाला है उसकी मैं थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन बता दूं, मेरे को लग रहा है, एंड देन वी विल टॉक अबाउट इट इन अदर वीडियोस। बट जनरल एक्सपेक्टेशन मेरी यही है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड को बहुत मेहनत करनी है, चेल्सी का बहुत ही अप एंड डाउन सीजन रह सकता है, आर्सेनल को जल्दी से फॉर्म में आना पड़ेगा, अदरवाइज लिवरपूल माइट बी अनदर कंटेंडर फॉर मैन सिटी, और मैन सिटी अपने आप को कंट्रोल करके सारे मैचेस का जीतना उनका पक्का है। तो इसी तरीके से
रिजल्ट्स जा सकते हैं। स्पर्स कैन हैव अ टॉपसी टर्वी सीजन एज वेल, क्योंकि स्पर्स का भी डिफेंस अभी भी वीक है, उनके कुछ प्लेयर्स भी इंजर्ड हो गए हैं। तो चेल्सी और स्पर्स के लिए बहुत टॉपसी टर्वी जा सकता है। आर्सेनल के लिए अगर उन्हें compete करना है तो उन्हें जल्दी से अपनी फॉर्म दिखानी पड़ेगी, वापस आना पड़ेगा। और लिवरपूल के लिए ये सीजन सरप्राइजिंगली अच्छा जा सकता है, बिकॉज दे लुक गुड, दे आर द ओनली टीम जिन्होंने गोल कंसीड नहीं किया है। सो इट्स अ प्रॉमिसिंग साइन फ्रॉम लिवरपूल, और लिवरपूल काफ़ी आगे जा सकते हैं अलॉन्ग साइड आर्सेनल टू चैलेंज मैनचेस्टर सिटी, जो अभी भी मेरे हिसाब से टाइटल फेवरेट है, एंड दे विल बी एक्सपेक्टेड टू विन द टाइटल। तो ये छोटी सी प्रिडिक्शन है जो मैं करना चाहता था। दिस इज नॉट अ बिग प्रिडिक्शन। जैसा लग रहा है पहले हाफ में, पहले 3 मैचेस में देख के कि ये हो सकता है, तो इट विल बी वेरी सरप्राइजिंग अगर कुछ और होता है। और क्या पता इस इंटरनेशनल ब्रेक के बाद कुछ चेंज हो जाए, विल हैव टू सी। बट इसी तरीके का मुझे सीजन लग रहा है, स्पेशली विद द टॉप 6 टीम्स। मैंने आगे की टीम्स की भी बात नहीं की है, क्योंकि बिकॉज दे आर वेरी वेरी अनप्रिडिक्टेबल, और कुछ भी हो सकता है। बट इट विल बी अ इंटरेस्टिंग सीजन, बहुत ही मज़ा आने वाला है इस सीजन में, और बहुत ही कड़े और टक्कर वाले मैचेस होने वाले हैं इस सीजन में। सो आपको क्या लगता है कि इस इंटरनेशनल ब्रेक के बाद क्या होगा, क्या नहीं होगा? डू टेल अस इन द कमेंट्स बिलो। और हाँ, जाने से पहले मैं एक चीज़ और बता दूं कि बैलन डोर के नॉमिनीज अनाउंस हो गए हैं। 30 नॉमिनीज अनाउंस हो गए हैं, जिसमें प्रोमिनेंट लोग जो अनाउंस हुए हैं वो फिल फोडेन है, रॉड्री है, कोल पामर है, एम्बापे है, आपके विनीशियस जूनियर है, जो कि मेन कंटेंडर हो सकते हैं। दे वन ऑफ देम वुड बी एक्सपेक्टेड टू विन। इसमें आपके मैट समल्स भी हैं, बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया था चैंपियंस लीग में और अपने नेशन के लिए, वो इसमें इंक्लूड किए गए हैं। और पहली बार मेसी भी नहीं आए हैं, और CR7 भी इस लिस्ट में नहीं है। तो कौन जीतेगा बैलन डोर, आप बताना। बड़ी ही इंटरेस्टिंग लिस्ट है, मैं लिस्ट आपके सामने लगा दूंगा, आप देख लेना। और टॉप 10 में कौन कौन आ सकता है आप मुझे बताना। तो ये सारी खबरें और इधर उधर की बातें, मैचेस की बातें, ये सब मैंने इस सारे वीडियो में कवर की। कैसी लगी आपको, आपके ओपिनियंस क्या हैं, इन पे ज़रूर बताना। और मैं जल्दी ही और वीडियोस लेके आऊँगा, और क्योंकि ये इंटरनेशनल ब्रेक है तो मैं आपके लिए जल्दी ही मिस्टर फुटी वाले वीडियो भी लेके आने वाला हूँ, जिसमें हम वैरायटी ऑफ चीज़ों की बात करेंगे, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फुटबॉल कंटेंट लाएंगे। तो कीप वॉचिंग आवर चैनल, कीप subscribe to our channel, and keep following us on social media. We are on Twitter and Instagram, and हम वहाँ पे अपने ओपिनियंस देते रहते हैं और न्यूज़ पे कैचअप करते रहते हैं। तो हमें फॉलो करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और हमारे चैनल को देखना ना भूलो। मैं आपसे मिलूंगा अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रॉम माय साइड, बाय बाय।